नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। साइंस एंड टेक के रिवीजन का ये हमारा 8वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम जनवरी महीने के साइंस एंड टेक से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन गवर्नमेंट ने DRDO की 5 यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज को लॉन्च किया है। देखो, ऑलरेडी DRDO की हमारे देश में 52 लेबोरेटरीज हैं और 5 ये नई DRDO की जो यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज लॉन्च की गई हैं, कौन कौन से शहरों में होगी? एक बेंगलुरु में, एक मुंबई में, इसके अलावा चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में भी एक एक यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की गई है। मकसद क्या है इन DRDO की यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज को इस्टेब्लिश करने का? मकसद देखो ये है, हमारे देश के यूथ को एम्पावर करना, उनको रिसर्च का मौका देकर हमारे देश के जो यूथ हैं वो इन लेबोरेटरीज में आकर रिसर्च कर सकेंगे। देखो, हर एक लैब जो है फ्यूचरिस्टिक डिफेंस सिस्टम के डेवलपमेंट में जो टेक्नोलॉजीज इंपॉर्टेंट हैं उन पर काम करेगी। मैं फिर से बोलता हूँ, देखो, फ्यूचर में डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने के लिए जिन एडवांस टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता होगी उन टेक्नोलॉजीज पर काम किया जाएगा हर एक लैब के द्वारा। इन 5 टेक्नोलॉजीज पर फोकस किया जाएगा: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, कोग्निटिव टेक्नोलॉजी, एसमेट्रिक टेक्नोलॉजी और सबसे लास्ट में स्मार्ट मटेरियल। अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, बेंगलुरु में जो यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी होगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करेगी और मुंबई में जो लेबोरेटरी होगी वो क्वांटम टेक्नोलॉजी पर फोकस करेगी। IIT चेन्नई में जो लेबोरेटरी होगी वो कोग्निटिव टेक्नोलॉजी पर, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में जो लेबोरेटरी होगी वो एसमेट्रिक टेक्नोलॉजी पर और सबसे लास्ट में हैदराबाद में जो यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी होगी वो स्मार्ट मटेरियल्स पर फोकस करेगी। अब मुझे आप एक बात बताइए, स्मार्ट मटेरियल्स का क्या मतलब है? आप स्मार्ट मटेरियल से क्या समझते हो? देखो, स्मार्ट मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुली की वजह से अपनी एक या फिर एक से अधिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें चेंज कर लेते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलस देखो कोई भी हो सकता है, जैसे आप किसी मटेरियल पर स्ट्रेस डालते हो, टेम्परेचर चेंज करते हो, मॉइस्चर चेंज करते हो, pH चेंज करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, ये सब एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं। अगर आप किसी मटेरियल पर इस प्रकार का कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस लगाते हो और वो मटेरियल अपनी एक या फिर एक से अधिक प्रॉपर्टी चेंज कर लेता है तो मतलब वो स्मार्ट मटेरियल है। साइड में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे मेमरी एलॉय, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, इलेक्ट्रोएक्टिव पॉलीमर। जैसे देखो, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता है, जब आप पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस डालते हो तो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है स्मार्ट मटेरियल का। इसके बाद देखो, आप एसमेट्रिक टेक्नोलॉजीज के बारे में बताइए। एसमेट्रिक टेक्नोलॉजीज कौन सी टेक्नोलॉजीज होती हैं? देखो, आर्टिकल में एसमेट्रिक टेक्नोलॉजीज या फिर बाकी टेक्नोलॉजीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, लेकिन सर्च करने पर एसमेट्रिक कम्युनिकेशन के बारे में आता है। तो एसमेट्रिक कम्युनिकेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सिमेट्रिक कम्युनिकेशन में क्या होता है, हर एक डायरेक्शन में डेटा फ्लो करता है सेम स्पीड के साथ और सेम क्वांटिटी का। लेकिन एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन में क्या होता है, हर एक डायरेक्शन में सेम स्पीड से और सेम क्वांटिटी का डेटा फ्लो नहीं करता है। तो एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन की सहायता से इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है और जिस डायरेक्शन में डेटा भेजने की आवश्यकता नहीं है, डेटा वहाँ नहीं भेजा जाएगा, बहुत सारा डेटा सेव भी किया जा सकता है। वैसे देखो, वार में एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इंक्रिप्शन ज़्यादा अच्छे से होता है एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन में। तो ये मैंने आपको बताया एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। लेकिन एक बात फिर से बोलता हूँ, कहीं भी अच्छे से मिला नहीं एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजीज़ कौन सी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। सर्च करने पर सबसे ऊपर एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन के बारे में 2-3 लिस्टिंग आई हुई थी। तो ऐसा एज्यूम्ड है कि एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजीज की बात की जा रही है, मतलब एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। और वैसे कोग्निटिव टेक्नोलॉजीज में क्या होता है, कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन थॉट प्रोसेस को कॉपी करने की कोशिश करता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज को कहा जाता है कोग्निटिव टेक्नोलॉजीज। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम के बारे में है, यानी IDRSS।
पहले बेसिक की बात करते हैं। डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? देखो, डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम का फंक्शन ये होता है, स्पेस में जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं उनको ट्रैक करना, उनके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना और डेटा को नीचे ग्राउंड स्टेशन पर रिले करना। अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये है, इंडिया प्लान कर रहा है, इंडिया का खुद का डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम होगा। ये देखो कोई नई चीज़ नहीं है, इससे पहले यूएसए का अपना खुद का डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम है जो उन्होंने 1970s में लॉन्च किया था। यूएसए के डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम में 3 सैटेलाइट्स हैं। रशिया का अपना खुद का डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम है जिसमें उन्होंने 10 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हुए हैं। उसी प्रकार से चाइना का यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी अपना अपना डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम है। अभी अच्छी बात यह है, इंडिया का भी खुद का डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम होगा, ऐसा इसरो ने प्लान किया है। हम इस सैटेलाइट सिस्टम के अंतर्गत 2 सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। यहां पर देखो ध्यान देने वाली बात यह है, द हिंदू ये बोलता है कि 2 सैटेलाइट जो हम लॉन्च करेंगे इस सैटेलाइट सिस्टम के अंतर्गत, उनको लॉन्च किया जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, मतलब अर्थ से 36,000 किलोमीटर की हाइट पर, और दोनों सैटेलाइट्स का वेट होगा 2000 किलोग्राम। लेकिन न्यूज़ 18 कुछ अलग बोलता है। न्यूज़ 18 ये बोलता है, पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा इस सैटेलाइट सिस्टम के अंतर्गत वो लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। तो देखो अभी और ज़्यादा क्लैरिटी आना बाकी है, दोनों में से कौन सी जो न्यूज़ है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। हिंदू और न्यूज़ 18 दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के द्वारा देखो एक और बात बोली जाती है, फ्यूचर में इसरो के द्वारा जो मिशंस लॉन्च किए जाएंगे, जैसे गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन में हमारे देश के एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे स्पेस में, स्पेस की यात्रा करेंगे। तो इस मिशन को लॉन्च करने से पहले एक डमी मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा जो कि अनमैन्ड होगा, और वो मिशन अगर सफल रहेगा उसके बाद ही ये गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो डमी मिशन से पहले एक सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा इस इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम के तहत, और जब अनमैन्ड मिशन लॉन्च कर दिया जाएगा उसके बाद इस सिस्टम का दूसरा सैटेलाइट भी लॉन्च कर दिया जाएगा। मतलब गगनयान मिशन को लॉन्च करने से पहले ये जो सैटेलाइट सिस्टम है वो फंक्शन में आ जाएगा। फ़ायदा क्या होगा इस रिले सैटेलाइट सिस्टम का? फ़ायदा देखो ये होगा, चाहे वो गगनयान मिशन हो या फिर और कोई भी हमारा सैटेलाइट हो, उनको हम ट्रैक कर सकेंगे, उनके साथ हम कम्युनिकेट कर सकेंगे और ग्राउंड स्टेशन पर डेटा को रिले किया जा सकेगा इस इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम की सहायता से। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बात करें, देखो गगनयान मिशन के तहत जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे वो टच में रहेंगे ग्राउंड स्टेशन से, उनके साथ कम्युनिकेशन होता रहेगा इस इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम की सहायता से। 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे इस सिस्टम के तहत। और देखो गगनयान मिशन को फ़ायदा होगा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। फ्यूचर में हमें मून पर अपना कोई मिशन भेजना है, मार्स, वीनस, जो भी हम मिशंस भेजेंगे, जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे, उनके साथ कम्युनिकेशन हो सकेगा, उनको ट्रैक किया जा सकेगा इस IDRSS के द्वारा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे देखो थोड़े कम इंपॉर्टेंस वाले आर्टिकल्स हैं। डिजिटल लॉकर कोई नया कंसेप्ट नहीं है, पुरानी चीज़ है। डिजिटल लॉकर न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि एक पिटिशनर ने एपेक्स कोर्ट से यानी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रिजर्वेशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडियरीज प्रोवाइडिंग डिजिटल लॉकर फैसिलिटीज रूल्स 2016 हैं, इन्हें स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि देखो बैंक में जो नॉमिनेशन की फैसिलिटी होती है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है ए, वो अपना अकाउंट खुलवाता है तो बैंक उससे पूछता है अगर अनफॉर्चुनेटली कल को आपकी डेथ हो जाती है तो आपका पैसा किसे मिलेगा, आप किसे नॉमिनेट करना चाहते हो? तो ए नॉमिनेट कर लेगा मेरे फादर मदर या फिर मेरे भाई बहन या फिर मेरी वाइफ हस्बैंड, जो भी हैं, ये इनको मैं नॉमिनेट करता हूँ, मेरी डेथ के बाद मेरा बैंक में मौजूद पैसा इनको मिलेगा। बट डिजिटल लॉकर में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, मतलब नॉमिनेशन की कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है डिजिटल लॉकर में। तो पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है इन रूल्स को रद्द कर दिया जाए। डिजिटल लॉकर है क्या? डिजिटल लॉकर देखो अच्छी चीज़ है, आप भी रजिस्टर करवा सकते हो डिजिटल लॉकर पे अपने आप को,
और आप अपने सर्टिफिकेट्स को एक्सेस कर सकते हो, जैसे 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्रीज़ हैं वो भी एक्सेस की जा सकती हैं डिजिटल लॉकर की सहायता से। फ़ायदे काफ़ी सारे होंगे। एक तो कल को आपका सर्टिफिकेट गुम भी हो जाता है तो आप आसानी से डिजिटल लॉकर की सहायता से अपने सर्टिफिकेट्स को एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, गवर्नमेंट की भी तो हेडेक बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ना। कल को मान लीजिए किसी ने 10th की, +2 की और डिग्री में एडमिशन लेना है, तो यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस जो हैं डिजिटल लॉकर की सहायता से आसानी से वेरीफाई कर सकती हैं कि 10th कहाँ से पास की, जो सर्टिफिकेट प्रेजेंट किया गया है वो सही है या फिर गलत है। फिजिकल वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और पूरी प्रोसेस की जो प्रोसेसिंग है वो भी फास्ट हो जाती है। और इसके अलावा आप अपने दूसरे सर्टिफिकेट्स को भी स्टोर करके रख सकते हो डिजिटल लॉकर में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इसरो के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हब के बारे में है। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। गगनयान मिशन क्या है? गगनयान मिशन देखो इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। पहली बार होगा इंडिया अपने आप से ह्यूमन बींग्स को भेजेगा स्पेस में। और ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया जाएगा? 2020 में इसरो के द्वारा इंडिया के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के 4 पायलट्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, जिन्हें जल्द ही रशिया में भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। बट देखो, इस प्रोग्राम को लॉन्च करने से संबंधित एक्टिविटीज़ अभी फ़िलहाल चल रही हैं इसरो के हेडक्वार्टर में, और कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम में, वहाँ से। अलग से कोई सेंटर नहीं है इंडिया के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए। तो इसरो का प्रपोजल ये है 2700 करोड़ की सहायता से एक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हब इस्टेब्लिश किया जाए। और कहाँ पर यह इस्टेब्लिश किया जाएगा? कर्नाटक में चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट है। इस चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में जगह है चलकेडे। चलकेडे में ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हब इस्टेब्लिश किया जाएगा। 3 साल लग जाएंगे इस ट्रेनिंग हब को इस्टेब्लिश होने में। फंक्शंस क्या क्या होंगे इस ट्रेनिंग हब के? फंक्शंस ये होंगे, ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो देखो इसी ट्रेनिंग हब में होगी। इसके अलावा ऐसे इंजीनियरिंग सिस्टम को डेवलप करना ताकि ह्यूमन बींग्स जो हम भेजेंगे स्पेस में वो सर्वाइव कर सकें और पूरी सेफ्टी के साथ वापस भी आ सकें। सबसे लास्ट में स्पेस में भेजने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट करना और उन्हें ट्रेनिंग देना, ये सब एक्टिविटीज़ चलेंगी इस एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हब में, जो कि इस्टेब्लिश किया जाएगा कर्नाटक के चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट के चलकेडे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नियोन के बारे में है। नियोन देखो वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल ह्यूमन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है इस रोबोट के द्वारा, और ये बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह लगता है। आप तस्वीर में देख सकते हो जैसे ह्यूमन बीइंग के द्वारा इमोशंस शो किए जाते हैं, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार से इस रोबोट के द्वारा भी इमोशंस शो किए जाएंगे और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा सिचुएशन के अनुसार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से बिल्कुल देखो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस डिलीवर करने की कोशिश की गई है सैमसंग बैक्ड स्टार लैब्स के द्वारा, जिन्होंने ये रोबोट तैयार किया है नियोन, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल ह्यूमन है। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ लिथियम सल्फर बैटरी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स के द्वारा ये दावा किया गया है कि हमने वर्ल्ड की मोस्ट एफिशिएंट लिथियम सल्फर बैटरी को डेवलप किया है। देखो लिथियम सल्फर बैटरी जो है वो एक रिचार्जेबल बैटरी है। इस लिथियम सल्फर बैटरी की स्पेसिफिक हीट काफ़ी ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट मास। कहने का मतलब ये है लिथियम सल्फर बैटरी में कम मास में बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करके रखा जा सकता है। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि लिथियम का एटॉमिक वेट कम होता है और सल्फर का भी जो एटॉमिक वेट है वो मॉडरेट ही है, ज़्यादा नहीं है। तो इसी वजह से कम मास में ज़्यादा एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है लिथियम सल्फर बैटरी में। लिथियम सल्फर बैटरी में जो एनोडिक मटेरियल है वो लिथियम या फिर लिथियम एलॉय होता है और सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है कैथोडिक मटेरियल के लिए।
देखो, इस लिथियम सल्फर बैटरी की सहायता से एक स्मार्टफोन ऑलमोस्ट 5 दिनों तक लगातार काम कर सकता है। ये देखो ऑलमोस्ट उतना ही है कि एक इलेक्ट्रिक कार का लगातार 1000 किलोमीटर चलना। लिथियम सल्फर बैटरी की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और इन्वायरमेंट पर बहुत कम इम्पैक्ट होता है। परफॉर्मेंस देखो, अगर हम कंपेयर करें लिथियम सल्फर बैटरी की और लिथियम आयन बैटरी की, लिथियम सल्फर बैटरी 4 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है एज कंपेरिजन टू लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। ओवर हीटिंग ज़्यादा होती है लिथियम आयन बैटरीज में और हाई वोल्टेजेस पे डैमेज होने की संभावना ज़्यादा होती है लिथियम आयन बैटरीज की। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ समय तक इस्तेमाल होने के बाद लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। आपने देखा होगा लैपटॉप की जो बैटरी है वो कुछ ही समय के लिए काम करती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद लैपटॉप की बैटरी को चेंज करना पड़ता है। तो आप लिथियम सल्फर बैटरी को लिथियम आयन बैटरी का सक्सेसर बोल सकते हो, क्योंकि देखो लिथियम सल्फर बैटरी जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कीमत कम है एज कंपेरिजन टू लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि सल्फर जो है वो आसानी से उपलब्ध होता है, इन्वायरमेंट पे बुरा प्रभाव कम पड़ता है, एफिशिएंट ज़्यादा है। तो इन सब फैक्टर्स के आधार पर आप बोल सकते हो लिथियम सल्फर बैटरी जो है वो लिथियम आयन बैटरी की सक्सेसर है। और वैसे देखो, लिथियम आयन बैटरी और लिथियम सल्फर बैटरी दोनों में मटेरियल्स का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि रिसर्चर्स ने लिथियम सल्फर बैटरी में सल्फर कैथोड्स को इस प्रकार से डिज़ाइन किया है, उनके द्वारा हाई स्ट्रेस को एकोमोडेट किया जा सकता है बिना कैपेसिटी के कॉम्प्रोमाइज़ के। लास्ट में देखो छोटी सी और इन्फॉर्मेशन, जॉन बी गुड इनफ, एम स्टानली, विटिंगम और सबसे लास्ट में अकीरा योशिनो, इनको 2019 का नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में लिथियम आयन बैटरीज की डेवलपमेंट के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल TOI 700D के बारे में है। ये देखो अर्थ साइज एक प्लेनेट है जो कि एक स्टार TOI 700 के चारों ओर चक्कर काट रहा है हैबिटेबल जोन में, और इसे अब डिस्कवर किया गया है नासा के द्वारा। हैबिटेबल जोन कौन सा जोन होता है? देखो, हैबिटेबल जोन को गोल्डीलॉक जोन के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है प्लैनेट्स जो हैं वो स्टार्स के चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो देखो, गोल्डीलॉक जोन वो जोन होता है जिसमें प्लैनेट्स पर पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब गोल्डीलॉक जोन में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसी वजह से पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। हमारी जो अर्थ है वो देखो सन के गोल्डीलॉक जोन में है, क्योंकि पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है अर्थ पर। अगर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा तो शायद लाइफ जो है वो डिफ़िकल्ट होगी। आप मरकरी का एग्जांपल ले सकते हो। मरकरी जो है वो सन के काफ़ी नज़दीक है, तो पानी वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलता, पानी बॉयल करने लगता है। और आप प्लूटो का एग्जांपल ले लीजिए, जो अभी प्लैनेट की कैटेगरी में तो नहीं आता है, ड्वार्फ प्लैनेट है, लेकिन वहाँ पे पानी लिक्विड फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो ये हमने जाना गोल्डीलॉक जोन के बारे में। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है गोल्डीलॉक जोन के बारे में 2014 के पेपर में। हम बात कर रहे थे TOI 700D के बारे में। इसको देखो नासा की टेस मिशन के द्वारा डिस्कवर किया गया है, और टेस मिशन को लॉन्च किया गया था 2018 में। ये जो TOI 700D एक्सोप्लैनेट है, ये कौन से स्टार के चारों ओर चक्कर काट रहा है? TOI 700। ये M ड्वार्फ स्टार है। स्टार्स की देखो क्लासिफिकेशन होती है 7 टाइप्स में, जैसे M है, A है, B है, उस प्रकार से 7 टाइप्स में स्टार्स की क्लासिफिकेशन होती है। और ये स्टार TOI 700 जो है M ड्वार्फ स्टार है, जो कि साउदर्न कॉन्स्टेलेशन डोराडो से 100 लाइट ईयर्स दूर है। कॉन्स्टेलेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन का मतलब देखो ये होता है जब ग्रुप ऑफ स्टार्स कोई एक पैटर्न बनाते हैं, मतलब स्टार्स इकट्ठा होके कोई पैटर्न बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है कॉन्स्टेलेशन। तो जिस स्टार की हम बात कर रहे थे TOI 700, इसका देखो मास जो है वो सन के मास का ऑलमोस्ट 40% है, और साइज भी सन के साइज का ऑलमोस्ट 40% है।
टेम्परेचर हाफ है जितना सन का टेम्परेचर है। देखो इन सब फाइंडिंग्स को कंफर्म भी किया जाता है नासा की एक दूसरी टेलीस्कोप के द्वारा जिसका नाम है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। इन टेलीस्कोप्स पे क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी मैच द फॉलोइंग करवा सकती है, जैसे ये टेलीस्कोप किसकी है, ये टेलीस्कोप किसकी है। तो याद रखिएगा ये जो स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप है ये भी नासा की है। इस टेलीस्कोप ने टेस्ट मिशन की फाइंडिंग्स को और ज़्यादा रिफाइन किया। आगे देखो TOI 700D ये जो एक्जो प्लैनेट है इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे ये प्लैनेट साइज में 20% ज़्यादा बड़ा है अर्थ से और अपने स्टार के चारों ओर चक्कर काटता है 37 डेज में। इन सब चीज़ों के बारे में कोई पूछने नहीं वाला है, इसलिए आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कोरोना वायरस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, चाइना के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक नए वायरस को आइडेंटिफाई किया है जो कि देखो नए निमोनिया की तरह के इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। रिसर्चर्स ने डिस्क्राइब किया ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है कोरोना वायरस से, इसको आइडेंटिफाई किया गया हॉस्पिटलाइज्ड एक पर्सन में। हॉस्पिटल में एक पर्सन एडमिट था जिसको न्यूमोनिया था और उसी पर्सन में ये नया वायरस कोरोना वायरस आइडेंटिफाई किया गया। कोरोना वायरस देखो एक स्पेसिफिक फैमिली है वायरसेस की, जिनमें से कुछ तो कम डैमेज करते हैं जैसे कॉमन कोल्ड, और कुछ वायरस जो हैं कोरोना वायरस फैमिली के वो देखो गंभीर तरह की बीमारियां कर देते हैं जैसे रिस्पायरेटरी या फिर इंटेस्टिनल डिजीज। आगे भी कुछ इंफॉर्मेशन है। कोरोना वायरस के ऊपर देखो काफ़ी सारे प्रोट्रूजन्स होते हैं। प्रोट्रूजन्स मतलब उभार। तो शेप जो आती है कोरोना वायरस की वो एक एम्परर के क्रोन की तरह आती है, सिंहासन की तरह आती है, इसी वजह से नाम आता है कोरोना वायरस से। ह्यूमन बींग्स के अलावा जो कोरोना वायरस हैं वो पिग्स, कैटल्स, कैट्स, डॉग्स, मार्टन्स, कैमल्स, हैजहोग्स और दूसरे कुछ पक्षियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। अभी तक देखो हम 4 डिजीज काजिंग कोरोना वायरसेस के बारे में जानते हैं और उनमें से 2 बेस्ट नोन जो हैं वो इस प्रकार से हैं, सारस कोरोना वायरस और दूसरा मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम यानी MERS। दोनों की वजह से काफ़ी गंभीर रिस्पायरेटरी डिजीज हो जाते हैं यानी सांस लेने की बीमारियां हो जाती हैं। अब ये एक नए तरह का जो कोरोना वायरस आइडेंटिफाई किया गया है, इससे डायरेक्ट लिंक है डिजीज का या फिर नहीं है, ये अभी तक देखो इस्टेब्लिश नहीं हो सका है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कोरोना वायरस के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल नासा के आर्टेमिस मिशन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, कंटेस्ट देखो ये है, नासा ने अनाउंस किया है कि हमारे 11 और एस्ट्रोनॉट्स ने सफलतापूर्वक अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है। आर्टेमिस मिशन और अपकमिंग दूसरे जो स्पेस मिशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और 11 जिन एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया है उनमें से एक इंडियन अमेरिकन भी है जिनका नाम है राजा चरी। आर्टेमिस मिशन का पूरा नाम है एक्सेलेरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ द मून इंटरेक्शन विद द सन। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस मिशन के? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है मून पर एक आउटपोस्ट को इस्टेब्लिश करना, मून पर जो रिसोर्सेज हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना और ये पता लगाना कैसे उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सकता है, एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। नेक्स्ट, मून को बेस बना के मार्स को एक्सप्लोर करना। सिंपल भाषा में बात करें तो नासा का मकसद देखो ये है मिड 2030s में मार्स पर पहला ह्यूमन बीइंग भेजा जाए। इसके अलावा और ज़्यादा डीप स्पेस को एक्सप्लोर किया जाए। अभी फ़िलहाल देखो 2024 से पहले नासा फर्स्ट वुमन को सेंड करेगी इस आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत। मैन तो देखो पहले काफ़ी बार जा चुके हैं, फर्स्ट वुमन को सेंड किया जाएगा नासा के द्वारा इस आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत मून के ऊपर, और फर्स्ट वुमन के साथ नेक्स्ट मैन भी जाएंगे। इसके अलावा देखो आर्टेमिस मिशन का मकसद ये भी है कि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जाए ताकि प्राइवेट कंपनीज ह्यूमन बींग्स को मून पर आसानी से भेज सकें और मून पर ह्यूमन बींग्स की एक परमानेंट प्रेजेंस हो। ऐसा इकोसिस्टम बनाने की योजना है नासा की इस आर्टेमिस मिशन में। आर्टेमिस नाम आता कहाँ से है? देखो मून की एक ग्रीक गॉडेस
और गॉड अपोलो की ट्विन सिस्टर है आर्टेमिस, वहां से ये नेम आता है आर्टेमिस मिशन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल AH9N2 वायरस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, महाराष्ट्र में 17 साल का एक बच्चा H9N2 वायरस से इन्फेक्टेड पाया गया। देखो, आमतौर पर इस वायरस का इन्फेक्शन होता है मुर्गियों में, पोल्ट्री में। ह्यूमन बींग्स में इस वायरस का इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा रेयरली होता है। तो आप कह सकते हो देश में पहली बार ऐसा हुआ कि इस वायरस ने किसी ह्यूमन बींग को इन्फेक्ट किया। वैसे देखो, कहा यह भी जाता है क्योंकि अगर किसी ह्यूमन बींग को इस वायरस का इन्फेक्शन होता है तो सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा माइल्ड होते हैं, तो पता भी नहीं लग पाता कि इस वायरस ने किसी ह्यूमन बींग को इन्फेक्ट किया भी है या फिर नहीं किया है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पहली बार हुई है, मतलब ये पहली बार हुआ है कि हमारे देश में किसी ह्यूमन बींग में इस वायरस को इन्फेक्ट किया हो। वैसे दूसरे जो देश हैं वहाँ पर इस वायरस ने ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट किया है, जैसे हांगकांग, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इजिप्ट। इन देशों में इस वायरस ने ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट किया है। और सबसे पहला जो केस सामने आया वो हांगकांग में आया 1998 में, जहाँ पर सबसे पहली बार ह्यूमन बींग में इस वायरस के इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई किया गया। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखो, H9N2 जो है वो इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है और इससे ह्यूमन इन्फ्लुएंजा के साथ साथ बर्ड फ्लू भी हो सकता है। H9N2 को सबसे पहली बार आइसोलेट किया गया था विस्कॉन्सिन USA में 1966 में। उस समय टर्की के जो फ्लोक्स हैं, फ्लोक का मतलब होता है झुंड, यहाँ पर मुर्गियों के झुंड की बात की जा रही है। लास्ट पॉइंट देखो, H9N2 वायरस का इन्फेक्शन पूरे वर्ल्ड में वाइल्ड बर्ड्स में देखा जा सकता है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया AH9N2 वायरस के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल यदा यदा वायरस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, ऑस्ट्रेलिया के मच्छरों में एक नया वायरस डिटेक्ट किया गया है जिसका नाम रखा गया है यदा यदा वायरस। यदा यदा का मतलब डिक्शनरी में होता है बोरिंग टॉक। जैसे काफ़ी बार हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्ला ब्ला, मतलब ऐसी बातचीत जो प्रेडिक्टेबल है, बहुत बोरिंग है। तो ये जो वायरस डिटेक्ट किया गया है कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी नहीं है, शायद इसीलिए वायरस का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है यदा यदा वायरस। देखो, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट में मॉस्किटोज का RNA जब एक्सट्रैक्ट किया गया, उस RNA में इस नए अल्फा वायरस को डिटेक्ट किया गया जिसका नाम रखा गया है यदा यदा वायरस। ये जो अल्फा वायरस डिटेक्ट किया गया है, ये देखो ऐसे ग्रुप ऑफ वायरसेस का पार्ट है जो सिर्फ मॉस्किटोज को इन्फेक्ट करते हैं। मतलब यदा यदा वायरस जो है ये ह्यूमन बींग्स को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये सिर्फ मच्छरों को इन्फेक्ट करता है। इसलिए डरने की बात नहीं है, यानी ह्यूमन बींग्स को इस वायरस से कोई खतरा नहीं है। वैसे जिस ग्रुप ऑफ वायरसेस का ये पार्ट है उस ग्रुप में दूसरे वायरसेस इस प्रकार से हैं: चिकनगुनिया वायरस, एस्ट्रन एक्विन इंसेफ्लिटिस, इसके बाद ताई फॉरेस्ट अल्फा वायरस और सबसे लास्ट में एगुआ सैलिड अल्फा वायरस। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस सिंपल देखो ये है, वायरस के इवैल्यूएशन को और बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा इस नए वायरस की डिटेक्शन से, और ये डिस्कवरी सहायक सिद्ध होगी वैक्सीन के प्रोडक्शन में और डायग्नोस्टिक्स में। इसके अलावा मॉस्किटो स्पेसिफिक अल्फा वायरस कॉम्प्लेक्सेस की जो डाइवर्सिटी या फिर ज्योग्राफिकल रेंज है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती है इस डिस्कवरी से। तो ये हमने यदा यदा वायरस के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। क्या कंटेस्ट है? एरियन 5 रॉकेट के द्वारा GSAT-30 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। कहाँ से? फ्रेंच गुयाना से। GSAT-30 देखो इंडिया का लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। वेट है 3357 किलोग्राम। इसको प्लेस किया जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अर्थ से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। देखो ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इनसेट 4A सैटेलाइट को रिप्लेस करेगा ताकि ऑपरेशंस में कंटिन्यूटी को मेंटेन किया जा सके। कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी इस सैटेलाइट की सहायता से, मतलब एप्लीकेशंस क्या होंगी इस सैटेलाइट की? DTH टेलीविज़न सर्विस यानी डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न सर्विस, कनेक्टिविटी टू VSAT फॉर ATMs, स्टॉक एक्सचेंज,
टेलीविजन अपलिंकिंग एंड टेलीपोर्ट सर्विसेज, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग एंड ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस। ये सैटेलाइट देखो ना सिर्फ इंडियन मेनलैंड में, आइलैंड्स में KU बैंड के थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, बल्कि इस सैटेलाइट की कवरेज गल्फ कंट्रीज़ और बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ और ऑस्ट्रेलिया तक होगी। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया GSAT-30 के बारे में, इंडियन सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट की सहायता से। नेक्स्ट आर्टिकल पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में एनुअल पल्स पोलियो प्रोग्राम लॉन्च किया गया पूरे देश में। देखो, इंडिया ने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1995 में। 1988 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक रेजुलेशन अडोप्ट किया गया था पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए, और उसके बाद इंडिया ने 1995 में अपना ये पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 0 से लेके 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं। खास करके जो हाई रिस्क एरियाज हैं वहां पर हर एक साल बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं। देखो, पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने अपना रैपिड रिस्पांस टीम्स डेवलप की हैं, ताकि अगर पोलियो के केसेस सामने आते हैं तो जल्दी से इन टीम्स के द्वारा रिस्पांस दिया जा सके और पोलियो को फैलने ना दिया जाए, पोलियो को फैलने से रोका जा सके। सभी स्टेट्स ने अपनी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस प्लान्स भी तैयार करके रखे हैं, ताकि पोलियो केस के डिटेक्शन पर प्रॉपर एक्शन लिया जा सके। अभी इंडिया देखो पोलियो फ्री देश है। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, इनमें से कौन सा जो डिजीज है अब इंडिया से पूरी तरह से इरेडिकेट हो चुका है, तो आपको याद रखना है इंडिया अब पोलियो फ्री कंट्री है। लास्ट पोलियो से संबंधित केस इंडिया में रिपोर्ट हुआ था वेस्ट बंगाल में 2011 में। 5 साल इंडिया ने पूरे किए पोलियो फ्री नेशन के 13 जनवरी 2016 को, अब तो और भी ज्यादा साल पूरे हो गए हैं। तो देखो, इंडिया नहीं चाहता कि पोलियो का जो वायरस है वो दूसरे देशों से इंडिया में आए। तो अगर कोई ऐसा देश है जहां पर अभी भी पोलियो के केसेस मिलते हैं, जैसे अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथोपिया, कीनिया, सोमालिया, सीरिया, कैमरून, यहां से कोई देश इंडिया में, यहां से कोई पर्सन इंडिया में आता है, तो इनके लिए ओरल पोलियो वैक्सीनेशन मैंडेटरी है, जरूरी है। अदरवाइज उनको इंडिया में नहीं एंटर करने दिया जाता। रीजन यही है कि अब हम पोलियो फ्री कंट्री हैं, हम नहीं चाहते कि पोलियो इन्फेक्टेड देशों से पोलियो को वायरस हमारे देश में आए। पोलियो डिजीज के बारे में हम बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करें। ये देखो, हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है जो मेनली यंग चिल्ड्रन को प्रभावित करता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पोलियो वायरस ट्रांसमिट करता है। कैसे? फीकल ओरल रूट की सहायता से, जैसे ह्यूमन जो वेस्ट होता है उसके साथ किसी प्रकार का टच हो और बाद में जो वायरस है वो बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है माउथ के रूट के थ्रू। इसके अलावा देखो, वाटर कंटामिनेशन या फिर फूड कंटामिनेशन के थ्रू भी ये वायरस बॉडी में एंटर कर सकता है, बट ऐसा काफी कम होता है। और एक बार ये वायरस हमारी इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो वहां पर संख्या जो है कई गुना हो जाती है पोलियो वायरस की, और वहीं से ये जो वायरस है नर्वस सिस्टम पर अटैक कर सकता है और इसकी वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है। पोलियो के इनिशियल सिम्टम्स इस प्रकार से हैं: फीवर, बुखार हो जाता है, फैटिग यानी थकावट, सरदर्द, वोमिटिंग और स्टिफनेस इन नेक, मतलब गर्दन में अकड़न आ जाती है, कठोरता आ जाती है, और सबसे लास्ट में लिम्स में दर्द होने लगता है। एक बार देखो, पोलियो की वजह से अगर पैरालिसिस हो जाता है तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन जो है पोलियो के केसेस में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल जीनोबोट्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूएसए में साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि हमने वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग मशीन को डेवलप किया है जिसका नाम है जीनोबोट्स। जीनोबोट्स देखो एक अनूठा कॉम्बिनेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लस बायोलॉजी का। ये जो रोबोट्स तैयार किए गए हैं ये देखो उन ट्रेडिशनल रोबोट्स की तरह नहीं हैं जिनको पास्ट में क्रिएट किया जाता रहा है, क्योंकि इन रोबोट्स को प्रिपेयर करने में लिविंग सेल्स का इस्तेमाल किया गया है। अफ्रीका का एक एक्वेटिक फ्रॉग है जिसका नाम है अफ्रीकन क्लाड फ्रॉग। ये मिलता है सब सहारन अफ्रीका से लेकर
नाइजीरिया, सूडान, साउथ अफ्रीका में। इसका साइंटिफिक नेम है जीनोपस लेविस। इस मेंढक से कुछ स्टेम सेल्स लिए गए और जीनोबोट्स का निर्माण किया गया। जीनोबोट्स का जो साइज है वो देखो 1 mm से छोटा है और एक जीनोबोट में 500 से लेके 1000 तक लिविंग सेल हैं। खास बात देखो इन जीनोबोट्स की ये है, जैसे ह्यूमन बॉडी में सेल्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो उनके अंदर क्षमता होती है फिर से रिकवर करने की। उसी प्रकार से ये जीनोबोट जो डेवलप किए गए हैं, इनको भी अगर डैमेज पहुंचता है, इनके सेल डैमेज होता है तो अपने आप से वो सेल हील हो जाते हैं, मतलब रिकवर कर लेते हैं। और ये जो रोबोट्स हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं अपने आप से। इनकी शेप काफी प्रकार की है, कई स्क्वायर शेप में है और कई दूसरी शेप में भी है। और देखो मान लीजिए कोई काम इनको दिया गया है और ऐसा काम है अकेले जीनोबोट के द्वारा नहीं किया जा सकता, तो कई सारे जीनोबोट मिलकर उस काम को कलेक्टिवली कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई चीज ले जानी हो, जीनोबोट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे देखो बॉडी में किसी ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन में मेडिसिन को पहुंचाना है तो जीनोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए प्लास्टिक को डिग्रेड करना है तो जीनोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार से सॉफ्ट रोबोट्स की तरह हैं जो डैमेज हो जाएं तो अपने आप को खुद से हील कर सकते हैं। और जैसे ह्यूमन बॉडी अगर काम करना बंद कर दे, मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो जाए तो वो बॉडी डिके हो जाती है समय के अनुसार। तो ये जीनोबोट भी हैं, ये समय के अनुसार ह्यूमन बींग्स की तरह डिके हो जाएंगे डेथ होने के बाद। और अभी देखो जीनोबोट का जो लाइफ स्पैन है वो 10 दिनों का है, लेकिन इसे इंक्रीज भी किया जा सकता है। तो लास्ट में पर्पसेस बताए गए हैं, माइक्रो प्लास्टिक को डिग्रेड करना हो, टॉक्सिक मटेरियल को डाइजेस्ट करना हो, ह्यूमन बॉडीज में ड्रग्स को डिलीवर करना हो, इन सब पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जीनोबोट्स का। बट देखो बहुत से एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो एथिकल कंसर्न्स भी रेज किए जा रहे हैं, क्या इस प्रकार के जीनोबोट्स को डेवलप करना एथिकल है या फिर अनएथिकल है। क्योंकि देखो ये तो जो हमने पर्पसेस डिस्कस किए ये तो यूजेस हैं, बट हमें समझने की आवश्यकता है काफी सारे मिसयूजेस भी इन जीनोबोट्स के हो सकते हैं। और देखो लाइफ से छेड़छाड़ करना ये तो कहीं ना कहीं नेचर के रूल के अगेंस्ट है, इसी वजह से एथिकल क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। चलते हैं आगे। इम्पोर्टेंट आर्टिकल व्योम मित्रा के बारे में है। ये लेडी रोबोट फॉर गगनयान है। आप एक बात बताइए, गगनयान मिशन का मकसद क्या है। देखो गगनयान मिशन इसरो का मिशन है। मकसद ये है ह्यूमन बींग्स को स्पेस में भेजना। ये ह्यूमन स्पेस मिशन है। गगनयान मिशन को 2021 के लास्ट में या फिर 2022 में भेजा जाएगा। देखो जैसे एक्चुअल प्री एग्जाम देने से पहले आप मॉक टेस्ट देते हो, उसी प्रकार से इसरो का प्लान ये है गगनयान मिशन को भेजने से पहले 2 टेस्ट फ्लाइट स्पेस में भेजी जाएं, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका पहले से पता लग सके और उसको एड्रेस किया जा सके। और इसी पर्पज के साथ इसरो ने एक लेडी रोबोट को शो किया है जो पहली टेस्ट फ्लाइट भेजी जाएगी दिसंबर 2021 में। इस टेस्ट फ्लाइट में ये जो स्क्रीन पर आपको रोबोट दिख रहा है जिसका नाम है व्योम मित्रा, टेस्ट फ्लाइट में इस रोबोट को भी भेजा जाएगा। इस रोबोट में देखो बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं। जैसे देखो इस रोबोट के द्वारा पैनल ऑपरेशंस को स्विच ऑन और स्विच ऑफ किया जा सकता है। इन्वायरमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम फंक्शंस को परफॉर्म किया जा सकता है। एस्ट्रोनॉट्स के साथ बातचीत की जा सकती है। एस्ट्रोनॉट्स को पहचाना जा सकता है और उनकी क्वेरीज का आंसर किया जा सकता है। ये सब फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं व्योम मित्र के द्वारा। व्योम मित्र देखो हाफ ह्यूमनॉइड है, मतलब आधा इंसान है, इंसान की तरह दिखता है और पैर नहीं है इस व्योम मित्र के, सिर्फ टोर्सो तक बॉडी जो है वो खत्म हो जाती है। ह्यूमनॉइड जो है अगर टेस्ट फ्लाइट के दौरान इन्वायरमेंट तेजी से चेंज होता है तो वार्निंग दे सकता है, टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकता है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं व्योम मित्र के द्वारा जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। और व्योम मित्र को पहली टेस्ट फ्लाइट में भेजा जाएगा स्पेस में। कब भेजी जाएगी पहली टेस्ट फ्लाइट? पहली टेस्ट फ्लाइट भेजी जाएगी दिसंबर 2020 में या फिर जनवरी 2021 में। इसके बाद दूसरी जो टेस्ट फ्लाइट है वो भेजी जाएगी जून 2022
2021 के आसपास। और 2 टेस्ट फ्लाइट्स के बाद एक्चुअल जो गगनयान मिशन जिसमें ह्यूमन बींग्स होंगे वो भेजी जाएगी या तो दिसंबर 2021 में या फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2022 में। तो इस ह्यूमनॉइड को डेवलप किया गया है इसरो के इनर्शियल सिस्टम यूनिट के द्वारा, जो कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में। और भी काफ़ी सारे देशों ने रोबोट्स को भेजा हुआ है स्पेस में, जैसे जापान का रोबोट है किरोबो, नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है, इन्होंने भेजा था रोबोनोट 2, फेडोर जिसका पूरा नाम है फाइनल एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च, ये रशिया का रोबोट है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में गरादपुर ब्लॉक है, वहाँ के कुछ गांव में 40 से ज़्यादा बफेलोज की डेथ हो गई है 4 दिनों के अंदर अंदर हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया के कारण, जिसे सहाना डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया है, ये देखो मेनली कैटल और वाटर बफेलोज को इन्फेक्ट करता है। वैसे काफ़ी केसेस मिले हैं जिनमें दूसरे एनिमल्स को भी इन्फेक्ट किया गया है इस डिजीज़ के द्वारा, और अलग अलग थ्योरीज हैं इस मामले में, क्या ये डिजीज़ ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करता है या फिर नहीं करता है। बट यही रेकमेंड किया जाता है कि वेटनरी डॉक्टर्स जब उन एनिमल्स को ट्रीट करें जिन्हें इस डिजीज़ ने इन्फेक्ट किया है, वो प्रिकॉशंस बरतें। ये डिजीज़ देखो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसमिट होता है कंटामिनेटेड क्लोथिंग, इक्विपमेंट्स, इन सब चीज़ों की सहायता से, या फिर वो बैक्टीरिया जिसकी वजह से ये डिजीज़ होता है, उस बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स अगर इंजेस्ट कर लिए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा रिस्पायरेटरी सिस्टम से या फिर खाने में, तब भी ये डिजीज़ हो सकता है एनिमल को। प्राइमरी सिम्टम्स किस प्रकार के हैं? पूंछ देखो हिलने लगती है, कडिंग का मतलब होता है खाने को चबाना, बफेलो के द्वारा कडिंग कम होती है, और जो वेस्ट होता है एनिमल के वेस्ट में अनडाइजेस्टेड फूड देखने को मिलता है, और दूध की जो पैदावार है वो भी कम हो जाती है अगर बफेलोज को ये डिजीज़ इन्फेक्ट करता है। लास्ट में एक बात ये भी बोली जाती है कि देखो डेड बॉडीज़, मतलब वो एनिमल्स जिनको ये डिजीज़ होता है, खास करके वाटर बफेलो और कैटल, उनकी अगर डेड बॉडीज़ को एक गहरा खड्डा खोद कर जला दिया जाता है उस खड्डे में, तो फिर डिजीज़ के ट्रांसमिशन की जो संभावना है वो कम हो जाती है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया के बारे में। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया की फर्स्ट सुपर फैब लैब के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? 25 जनवरी 2020 को इंडिया की फर्स्ट सुपर फैब लैब का इनाग्रेशन हुआ। कहाँ पर? केरला में। केरला स्टार्टअप मिशन के साथ कोलैबोरेशन में ये सुपर फैब लैब इंस्टॉल की गई है। और वैसे देखो इस लैब की फंक्शनिंग में MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी कोलैबोरेशन रहेगा। ये एकमात्र सुपर फैब लैब है जो USA के बाहर इस्टेब्लिश की गई है। देखो फैब लैब तो काफ़ी सारी हैं USA के बाहर, लेकिन सुपर फैब लैब नहीं है। फैब लैब का क्या मतलब होता है? फैब लैब देखो एक छोटी सी वर्कशॉप आप कह सकते हो, जहाँ पे काफ़ी सारे कंप्यूटर्स होते हैं और काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी सहायता से आप बिजनेस का कोई प्रोटोटाइप यानी नमूना तैयार कर सकते हो, या फिर एजुकेशन का कोई नमूना तैयार कर सकते हो। ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं फैब लैब में, जैसे CNC कटिंग, प्लाज्मा मेटल कटिंग, लेजर कटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स एंड 3D प्रिंटिंग, स्कैनिंग। अगर देखो बोलचाल की भाषा में बोलें तो फैब लैब का मतलब है कि कैसे आप कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पर देखो हाउ टू मेक ऑलमोस्ट एवरीथिंग। फैब लैब में क्या होता है, जैसे देखो आपने कोई चीज़ डिजिटली तैयार कर ली कंप्यूटर के अंदर, तो आप उसको फिजिकल शेप दे सकते हो, मतलब फिजिकली भी उसे बना सकते हो इस प्रकार की फैब लैब्स में। क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया बहुत सारे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स और काफ़ी तरह के कंप्यूटर्स होते हैं फैब लैब में। तो जो चीज़ आपने डिजिटली तैयार की है उसको आप फिजिकली भी यहाँ पर बना सकते हो। और अगर इनोवेशन सही रहती है तो जल्द ही उस चीज़ की वाइड स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मशीन्स भी बनाई जा सकती हैं। तो एक प्रकार से फैब लैब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बूस्ट होता है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया सुपर फैब लैब के बारे में। एक इन्फॉर्मेशन आप ये भी याद रखिएगा, विज्ञान आश्रम, ये देखो
पहली फैब लैब थी जो इंडिया में ओपन हुई थी। आप डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। सुपर फैब लैब का हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया और फैब लैब हमारे देश में पहली इस्टेब्लिश हुई थी विज्ञान आश्रम 2002 में। ये पहली फैब लैब थी जो यूएसए के बाहर इस्टेब्लिश हुई थी। और अभी केरला में जो सुपर फैब लैब इस्टेब्लिश हुई है वो भी पहली सुपर फैब लैब है जो यूएसए के बाहर इस्टेब्लिश हुई है। फैब 5 का क्या मतलब होता है? ये देखो एक वायरलेस नेटवर्क है जिसको करंटली ऑपरेट किया जाता है अफगानिस्तान, यूएसए और कीनिया में। इसमें क्या होता है, सेंट्रल प्रोवाइडर की सहायता से हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद है केरला स्टार्टअप मिशन। केरला स्टार्टअप मिशन देखो ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसका मकसद है हाई टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करने के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फर्स्ट सुपर फैब लैब के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में ईस्ट कोस्ट रेलवेज के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इस्टेब्लिश किया गया जो कि पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी की सहायता से काम करता है। देखो रेलवेज का ये पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है जिसमें पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। लेकिन अभी तक भारत में 3 ऑलरेडी ऐसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं जिसमें पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। और अभी ईस्ट कोस्ट रेलवेज के द्वारा जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है ये चौथा प्लांट है जिसमें पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। होता क्या है, इस प्रकार के प्लांट में गार्बेज डिस्पोजल यूनिट से वेस्ट लिया जाता है और उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बन पाउडर, डीजल और गैस में। देखो डीजल जो मिलता है एज ए बायो प्रोडक्ट, इसको रेलवेज के द्वारा बेच दिया जाता है दूसरे स्टेक होल्डर्स को और इससे पैसे कमा लिए जाते हैं। जबकि गैस और कार्बन पाउडर को यूज़ किया जाता है ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब ईंटों की मैन्युफैक्चरिंग में। खास बात यह है इस प्रकार से पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी की सहायता से वेस्ट से एनर्जी कन्वर्ट की जाती है तो कोई वेस्ट नहीं बचता। लास्ट में सारा का सारा जो वेस्ट है वो डिस्पोज हो जाता है। कैपेसिटी कितनी है इस प्लांट की? एक दिन में 500 किलोग्राम का जो वेस्ट है वो डिस्पोज किया जा सकता है और उससे एनर्जी कन्वर्ट की जा सकती है इस प्लांट में। और इससे कमाई कितनी होगी? एक साल में 17,50,000 की। देखो इस प्रकार का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इस्टेब्लिश किया गया था 2011 में बेंगलुरु में इन्फोसिस के द्वारा। दूसरा प्लांट इस्टेब्लिश किया गया दिल्ली में 2014 में और तीसरा हिंडाल्को के द्वारा 2019 में। पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी में देखो काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जैसे डीपोलिमराइजेशन, क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग, स्क्रबिंग, पार्टिकल फिल्ट्रेशन और सबसे लास्ट में रैपिड क्वेंचिंग। देखो डीपोलिमराइजेशन में क्या होता है, पॉलीमर्स को मोनोमर में कन्वर्ट किया जाता है और क्वेंचिंग में क्या होता है, गर्म चीज़ को जब एकदम से ठंडा किया जाता है तो इसे कहा जाता है क्वेंचिंग। तो पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी की सहायता से वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है और रिफॉर्म किया जाता है 24 घंटों में। सिर्फ एक ड्रॉबैक इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने का ये है, इस टेक्नोलॉजी की फंक्शनिंग के लिए बड़े एरिया की आवश्यकता होती है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल आर्किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है? देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता, यानी नंगी आंखों से जिनको देखना मुश्किल होता है। इवन काफ़ी बार तो माइक्रोस्कोप की सहायता से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देखा जा सकता। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। अभी कंटेक्स्ट क्या है, देखो पुणे में जो नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस है इसके अंडर नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्सेज हैं। इस सेंटर के साइंटिस्ट के द्वारा सांभर लेक जो कि राजस्थान में है, इस लेक से नई आर्कियन की स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा, ये आर्कियन क्या है? ये देखो प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रिमिटिव ग्रुप है जो एक्सट्रीम कंडीशंस में पनपते हैं। जैसे देखो कोई वाटर बॉडी है, लेक, जिसमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, सैलिनिटी इतनी ज़्यादा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पर सर्वाइव ना कर सके। या फिर कोल्ड डेजर्ट है, लद्दाख जैसा एरिया है। हॉट स्प्रिंग में क्या होता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से नीचे से, धरती के नीचे से पानी ऊपर आता है और वो गर्म होता है। ऐसी कंडीशंस में पनपते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उन्हें कहा जाता है आर्किया। ये देखो काफ़ी धीरे धीरे ग्रो होते हैं, हमारे पेट में यानी स्टोमक में भी मिलते हैं और
ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं अपनी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ के कारण। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, और जो रेडिकल्स जनरेट होते हैं वो सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट का काम करते हैं ये आर्किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया इत्यादि को ख़त्म करते हैं। इसके अलावा आर्किया का इस्तेमाल होता है वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। देखो, पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट ये प्रयास कर रहे हैं आर्किया का वर्गीकरण हो अच्छे से, बट इतनी स्टडी उपलब्ध नहीं है कि आर्कियास का वर्गीकरण हो सके। अभी भी ज़्यादा ये जानकारी नहीं है साइंटिस्ट को कि ह्यूमन बॉडी के अंदर आर्किया बिहेव कैसे करते हैं। जीनोम एनालिसिस करने के बाद जो जानकारी मिलती है उसके बेस पे ये कहा जाता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर पोटेंशियल जीन क्लस्टर्स होते हैं जो कि मदद करते हैं आर्किया को, ताकि वो अपना मेटाबॉलिज्म मेंटेन कर सकें और हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर सकें। इसके अलावा आर्किया ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेसिफिक पाथवेज होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रिकम्बिनेशन और डीएनए के रिपेयर के लिए। ये नया जो आर्किया मिला है सामर लेक से, इसको नाम दिया गया है नेट्रियाल्बा स्वरूपिया। स्वरूपिया नाम कहाँ से आता है? डॉक्टर रेणु स्वरूप, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सेक्रेटरी हैं। इन्होंने इनिशिएटिव लिया हमारे देश में माइक्रोबियल डाइवर्सिटी स्टडीज़ को सपोर्ट करने के लिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर रेणु स्वरूप के नाम पर नया जो आर्किया मिला है सामर लेक से, उसको नाम दिया गया है नेट्रियाल्बा स्वरूपिया। लास्ट में हम बात करें नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्स की। शुरुआत में देखो, ये सेंटर इस्टेब्लिश हुआ था माइक्रोबियल कल्चरल कलेक्शन के नाम से 2009 में। काम ये था हमारे देश में अलग अलग जगहों से बैक्टीरिया जो कलेक्ट किए जाते हैं उनकी डाइवर्सिटी की लिस्ट बनाना, उस लिस्ट को प्रिजर्व करना, ताकि हमें जानकारी हो कि ऐसे ऐसे बैक्टीरिया अलग अलग रीजन से मिले हैं। उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल 2017 में इस सेंटर का नाम चेंज कर दिया गया और रख दिया गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्स। अब देखो, हमारे देश में माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में इंपॉर्टेंट कस्टोडियन का काम करता है ये सेंटर, नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्स। और ये जो सेंटर है वो नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस के अंदर आता है। ये देखो, नेशनल लेवल बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यू इंजीनियरिंग और टिश्यू बैंकिंग रिसर्च सेंटर है। कहाँ पर? पुणे में, जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये सेंटर सिचुएटेड है। ये वन ऑफ प्रीमियर रिसर्च सेंटर है इंडिया में, जो काम करता है सेल कल्चर, सेल रिपोजिटरी, इम्यूनोलॉजी और क्रोमेटिन रीमॉडलिंग के ऊपर। और इसी नेशनल सेंटर के अंडर आता है ये नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसर्च, जिसने सांबर लेक से आर्किया को डिस्कवर किया। चलते हैं आगे, वो लॉन्ग मार्च 5 के बारे में है। ये देखो, चाइना का एक रॉकेट है, यानी सैटेलाइट लॉन्चर है। इसका दूसरा नाम CZ5 भी है। जैसे हमारे देश में PSLV एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसी प्रकार से ये लॉन्ग मार्च 5 चाइना का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। खास बात इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की ये है, बहुत ज़्यादा भारी सैटेलाइट को ये रॉकेट लॉन्च कर सकता है। यहाँ पर नीचे देखिए, अगर देखो लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट कितने हाइट पर होता है? 160 से लेकर 2000 किलोमीटर की हाइट पर अगर सैटेलाइट लॉन्च करना है तो 25 टन यानी 25,000 किलोग्राम का सैटेलाइट लॉन्च किया जा सकता है इस रॉकेट के द्वारा, लॉन्ग मार्च 5 के द्वारा। और जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में यानी 36,000 किलोमीटर की हाइट पर अगर सैटेलाइट लॉन्च करना है तो ये लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट 14,000 किलोग्राम का सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। ये खास बात है। पहले भी देखो 2 बार प्रयास किए थे इस रॉकेट के सफल एक्सपेरिमेंट के, लेकिन वो प्रयास सफल साबित नहीं हुए। अब तीसरे प्रयास में इस रॉकेट ने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जिसका नाम है सिजियान 20 सैटेलाइट। ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया वैनचैंग स्पेस लॉन्च सेंटर से। ये स्पेस सेंटर कहाँ पर है? ये साउथ चाइना के हेनान प्रोविंस में है। खैर, इतनी ज़्यादा डिटेल आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी ये पूछ सकती है लॉन्ग मार्च 5 क्या है? ये रॉकेट है यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, कौन से देश का है? चाइना का है। नेक्स्ट आर्टिकल है कैंसर के बारे में। क्या कंटेक्स्ट है?
तो देखिए अभी मोदी केयर का जो डेटा आया है, इसने ये शो किया है कि हमारे देश में जो कैंसर के केसेस हैं वो बढ़ चुके हैं। तो कैंसर पे एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी बार ये न्यूज़ में रहता है। क्या होता है देखिए कैंसर, तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ होती है एंड कुछ टाइम बाद वो सेल्स डीके होके मर जाते हैं। तो कैंसर देखिए एक ऐसा फिनोमेना है कि हमारी बॉडी में सेल्स मरना बंद नहीं होते एंड एज अ रिजल्ट सेल की अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होते रहती है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं कैंसर, यानी कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स। फिर देखिए यही अनकंट्रोल्ड जो सेल डिवीजन होता है उससे क्या वो बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है। फिर देखिए ट्यूमर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे बेनिग्न ट्यूमर, जो कि आप ऐसे कह सकते हो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, वो अपनी जगह पे ही रहते हैं, ज़्यादा फैलते नहीं हैं। फिर उसके बाद मैलिगेंट ट्यूमर्स, ये कैसे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, बहुत तेज़ी से स्प्रेड होते हैं एंड एज अ रिज़ल्ट ये जो सराउंडिंग है उसके आसपास बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। फिर देखिए कैंसर के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए कैंसर के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, जैसे आपके फिजिकल जो आपकी रेडिएशंस लाइक एक्स, फिर उसके बाद देखिए जो ये रेज होती हैं जो कि आपकी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन, ये भी आपके स्किन कैंसर को कॉज कर सकती हैं। उसके बाद देखिए बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे आपके टोबैको हो गया, स्मोकिंग हो गई एंड अदर केमिकल्स जो आपके कार्सोजेनिक इन नेचर होते हैं। देखिए कार्सोजेनिक कभी भी किसी टर्म के साथ अटैच हो जाए तो वो आप समझिएगा दैट इज टर्म्ड एज कैंसर कॉजिंग। उससे किसी भी चीज़ जिससे कैंसर होता है दैट इज टर्म्ड एज कार्सोजेनिक। फिर उसके बाद देखिए बहुत सारे बायोलॉजिकल कार्सोजेंस भी होते हैं, जैसे कुछ स्पेशल वायरसेस होते हैं जिनमें ये क्षमता होती है कि वो कैंसर को कॉज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जो कॉजेज ऑफ कैंसर है उनको डिस्कस कर लिया। फिर देखिए कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे बोन मैरो टेस्ट किए जाते हैं, फिर उसके बाद रेडियोग्राफी की जाती है, सीटी जो आपकी कंप्यूटर्ड टोमोग्राफी है वो की जाती है, एमआरआई की जाती है जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है। तो ये सारे जो टेक्निक्स है दे आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। तो ऐसा यूपीएससी में प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट कैंसर्स। नेक्स्ट आर्टिकल है पोस्ट पैरेटम ब्लीडिंग और पोस्ट पैरेटम हीमोरेज के बारे में, पीपीएच। देखिए ये बायोलॉजिकल का टर्म है तो इसको अभी हम लोग समझते हैं। तो पहले ये समझिए कि ये होता क्या है। तो देखिए पीपीएच, जो अब मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ पीपीएच, ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज, जब देखिए मदर बर्थ देती है बेबी को, तो अगर उसकी बॉडी में से बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाए तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं पीपीएच, यानी इट इज़ डिफाइंड एज ब्लड लॉस ऑफ ऑलमोस्ट हाफ लीटर विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ। एंड देखिए ये एक बहुत बड़ा लीडिंग कॉज है मटरनल मोर्टेलिटी का, एंड एज अ रिजल्ट जो मदर होती है वो बर्थ दे के बेबी को उनकी डेथ हो जाती है मदर की। तो इसीलिए ये जो फिनोमेना है उसको स्टडी हमें करना है। फिर देखिए न्यूज़ में क्यों आया है ये चीज़ जो आपका पीपीएच है, तो देखिए केरला ने जो अपने स्टेट में काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट दिखाए हैं एंड पीपीएच नंबर्स के, पीपीएच के जो केसेस हैं उनको ड्रास्टिकली कम कर दिया, ठीक है, 2030। एंड ये क्यों कर पाए, तो देखिए इन्होंने जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है इसका एक्टिव मैनेजमेंट किया एंड एज अ रिजल्ट जो ये केसेस हैं ये काफ़ी कम हो गए। फिर देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो पोस्ट पैरेटम ब्लीडिंग है या पीपीएच है, इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, ये क्यों होता है। तो देखिए जनरली जो आपका सर्विक्स है अगर वो टीयर हो जाए वाइल गिविंग बर्थ, या फिर आपके टिश्यूज़ ऑफ जो वजाइना होता है वो ब्रेक कर जाए, फिर उसके बाद अगर जो ब्लड वेसल्स हैं जो यूट्रस में होते हैं वो टीयर हो जाए तो उसकी वजह से भी लॉट ऑफ ब्लीडिंग स्टार्ट्स। एंड फिर उसके बाद प्लेसेंटा में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखिए प्लेसेंटा एक कॉर्ड होती है जो मदर की जो वूम्ब होती है उससे चाइल्ड से अटैच्ड होती है एंड वो चाइल्ड को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स आपकी आ सकती है। तो बस ये टर्म को याद रखिएगा, बायोलॉजिकल टर्म है विच मीन्स सडन लॉस ऑफ ब्लड विद इन 24 आवर्स ऑफ द बर्थ, एंड ये वन ऑफ द चीफ कॉजेज ऑफ
मैटरनल मोर्टेलिटी है, बस ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी यानी सोहो के बारे में। क्या कंटेक्स्ट है? तो देखिए, जो सोलर फिजिस्ट है, जो साइंटिस्ट हैं आपके सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज, जो कि ये कोलकाता में है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने सक्सेसफुली प्रिडिक्ट कर दिया जो शेप ऑफ द सन होता है एंड स्पेशली कोरोना, इसको सक्सेसफुली प्रिडिक्ट करा है इसके शेप को। कब? जब एन्यूलर इक्लिप्स होता है तब, जो आपका 25 दिसंबर को हुआ था। तो उसमें कोरोना का जो शेप होता है उसको काफ़ी अच्छे से प्रिडिक्ट किया। तो देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन कोरोना पे आ सकता है। तो व्हाट इज कोरोना? तो देखिए, जो सूरज होता है उसकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज कोरोना। ठीक है, तो ये चीज़ आप ऐसे अगर आपको कभी भूल जाओ तो देखिए सी के बाद ओ आता है, तो ओ मीन्स आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, तो सी ओ, कोरोना। आई होप आपको ये चीज़ आ गया होगा। फिर देखिए, जो ये प्रिडिक्शन था, ये सक्सेसफुल प्रिडिक्शन, ये सेकंड सक्सेसफुल प्रिडिक्शन था जो कि जो आपके इंडियन फिजिसिस्ट द्वारा किया गया था। फिर देखिए, अगर हम कोरोना के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो देखिए, कोरोना की जो इमेज है वो नासा एंड जो यूरोपियन स्पेस एजेंसीज हैं इन्होंने मिलके ली थी। एंड जो ऑब्जर्वेटरी है जिसका यूज़ किया गया था वो थी आपकी सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। तो सोहो जो ऑब्जर्वेटरी है इसकी मदद से जो नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इनने मिलके जो कोरोना है उसको इमेज किया गया था। एंड इसके अंदर देखिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है लैस्को इंस्ट्रूमेंट, तो उसका भी यूज़ किया गया था। तो एक बार देखिए, हम इस सोहो ऑब्जर्वेटरी के बारे में बात करते हैं। तो सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी ये देखिए स्पेशली डिज़ाइन इसलिए की गई थी कि इसका मकसद था कि जो सन है इसके स्ट्रक्चर को एंड स्पेशली इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जा सके। उसके बाद जो सन से सोलर विंड्स निकलती हैं जो अर्थ की मैग्नेटिक जो स्फीयर है उसको इन्फ्लुएंस करती है, उसको भी स्टडी करना है, ये भी एक इसका मकसद था। लॉन्च कब हुई थी? तो ये दिसंबर 1995 में की गई थी। एंड नासा वॉज द प्राइम बॉडी दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्च एंड मिशन ऑपरेशन। नेक्स्ट आर्टिकल है नैनो फर्टिलाइजर्स के बारे में। क्या कंटेक्स्ट है? तो देखिए, अभी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं इन्होंने स्पेशली मेंशन किया था जो इफ्को है उनके इनिशिएटिव को, जिसने न्यू फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स जो कि नैनो फर्टिलाइजर्स है इसको डेवलप करने की कोशिश करी है। तो देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो फर्टिलाइजर्स पे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, नैनो फर्टिलाइजर्स होता क्या है? तो देखिए, आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि ऐसे फर्टिलाइजर्स जो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डेवलप किए गए हों। तो अब नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी होती है कि आपके नैनो लेवल पे, नैनोमीटर में जाके जो मटेरियल होता है उसके एटम्स को स्टडी करना एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके उनके जो फिजिकल बिहेवियर में क्या क्या चेंज आते हैं जब हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को इतने डीप में पढ़ते हैं, इसको स्टडी करना। देखिए, अगर एक ये ब्लॉक है सिंपल, अब इस ब्लॉक पे अगर आप अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे तो वो कुछ अलग होगी, एक्स होगी। बट अगर इसका आप नैनो लेवल पे पार्टिकल उठाएंगे एंड उसकी आप प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे तो इन एक्स एंड वाई पार्टिकल की दोनों प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। तो इसी चीज़ को हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंज व्हेन वी गो एट नैनो लेवल। एंड नैनो लेवल आपका होता है देखिए 1 to 100 नैनोमीटर पे। तो इसी चीज़ को, इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करना, कुछ चीज़ें जैसे बहुत बेनिफिट हो जाती हैं अगर आप नैनो पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करना, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना ही नैनो टेक्नोलॉजी कहता है। अब देखिए, नैनो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं एग्रीकल्चर में। एंड नैनो फर्टिलाइजर्स की मदद से हम स्पेसिफिकली सटीक अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स डिलीवर कर सकते हैं। इससे क्या बूस्ट होगा? इससे आपका जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी वो बढ़ेगी। ठीक है, कम फर्टिलाइजर्स में ज़्यादा ग्रोथ होगी। फिर वेस्टेज जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा बहा दिया जाता है फर्टिलाइजर्स, उसका कम होगा। फिर उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी काफ़ी कम आएगी, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स का इनपुट है वो भी कम होगा। तो इस तरीके से हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेगा एंड एक प्रॉफिट का सोर्स हो जाएगा। तो नैनो फर्टिलाइजर्स का आप याद रखिएगा एंड इसका आप कोट कर सकते हैं मेंस में अगर आपको एग्रीकल्चर पे कुछ लिखना हो। नेक्स्ट आर्टिकल है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी NMR के बारे में। क्या होती है देखिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस? तो देखिए, ये एक ऐसा मेथड होता है जिससे कि आप अननोन जो कंपाउंड है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हो।
एंड इससे फ़ायदा क्या हो जाता है कि जो भी वो कंपाउंड होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसकी सॉल्युबिलिटी में, ठीक है, उसकी आप कह सकते हो जब वो किसी और से इंटरेक्ट कर रहा है कोई और मॉलिक्यूल से, तो इन सबको स्टडी करने के लिए ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो आपका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम करता है। फिर देखिए जो यूज़ कहाँ है इसका, मतलब तो देखिए इसका जो यूज़ किया जाता है वो फार्मास्यूटिकल्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि देखिए जो बायोकेमिस्ट हैं जो दवाई एक्सेट्रा बनाते हैं वो इस टेक्निक का यूज़ करके वेरियस प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड ड्रग को वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो बस आप ये चीज़ याद रखिएगा क्या होता है ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। नेक्स्ट आर्टिकल है हेड ऑन जनरेशन ट्रेन्स के बारे में। क्या है देखिए हेड ऑन जनरेशन ट्रेन्स, तो देखिए अभी जो इंडियन रेलवेज है इसने क्या करा है, ये देखिए एक बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आया है, जिसका देखिए जो मेन मकसद है कि जो आपकी पैसेंजर ट्रेन्स होती है उससे बहुत सारा नॉइस पॉल्यूशन निकलता है, बहुत सारा एयर पॉल्यूशन निकलता है, तो इसका समाधान करने के लिए जो इंडियन रेलवेज है वो एक इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आया है। अब देखिए क्या होगा इस इनोवेटिव सॉल्यूशन से, तो देखिए जो हेड ऑन जनरेशन या हेड ऑन जनरेशन ट्रेन्स है, ये जो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, इससे क्या होता है कि देखिए ट्रेन के अंदर एक लोड होता है कि नॉर्मल जो इंजन में होता है उसका काम है कि इंजन को आगे पुश करना एंड एज अ रिजल्ट जो उसके पीछे जो डब्बे अटैच है वो भी चलेंगे। बट देखिए क्या सिर्फ ट्रेन के अंदर यही लोड होता है? नहीं, ट्रेन के अंदर देखिए पंखे भी चलते हैं, ट्रेन के अंदर एसी भी चलते हैं, ट्रेन के अंदर आपके चार्जर, पैंट्री कार्स, ये सब भी होते हैं। तो बेसिकली इसको कहते हैं होटल लोड। तो अब क्या हो जाएगा कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो ओवरहेड जो वायर्स जा रहे होते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाएगी इन जो होटल लोड है उसको मैनेज करने के लिए। एज अ रिजल्ट जो डीजल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी एंड ट्रेन जो है वो और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो पाएंगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं आपका हेड ऑन जनरेशन ट्रेन्स। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, पहले जो आगे जो इंजन लगता था उसके पास अंदर के होटल के लोड को मैनेजमेंट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो एज अ रिजल्ट बहुत सारा डीजल और ज़्यादा जलाना पड़ता था। तो इस टेक्नोलॉजी से देखिए ये लिखा हुआ है इट कैन सेव अप टू 1 मिलियन लीटर्स ऑफ डीजल पर ट्रेन पर एनम। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए मेजर एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम, इसका शॉर्ट फॉर्म है HOG, हॉग सिस्टम। क्या क्या है, तो देखिए इसमें जो नॉइज़ का लेवल है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। फिर उसके बाद जो सिग्निफिकेंट रिडक्शन है CO2 का वो भी कम हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी कम हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो डीजल कंजम्पशन है वो भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स हो सकती है एंड लगभग आपका देखिए 1100 करोड़ पर साल बच जाएगा। इससे आपके जो ट्रेन के फेयर है वो भी सस्ते हो जाएंगे, इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है वाटर बर्थिंग के बारे में। क्या कंटेक्स्ट है, तो देखिए अभी जो एक्ट्रेस है काल्की कोचिन, ये जो ये अभी प्रेग्नेंट है एंड इनका जो फर्स्ट बेबी होगा वो इन्होंने डिसाइड किया है कि वो वाटर बर्थिंग मेथड से होगा एंड इस वजह से ये न्यूज़ में आई है। तो जल्दी से एक बार वाटर बर्थिंग मेथड को देखते हैं क्या होता है। तो देखिए वाटर बर्थिंग का दूसरा नाम होता है हाइड्रोथेरेपी एंड इसमें क्या होता है कि जो बेबी की बर्थ होती है वो नॉर्मल वजाइनल के बर्थ के थ्रू ही होती है, बट इसमें जो मेडिकेशन होता है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। यानी देखिए अगर किसी नॉर्मल आप हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंजेक्शन देंगे, बहुत ज़्यादा लेबर पेन को कम करने के लिए XYZ हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, ये सब देते हैं। बट अगर इस पर्टिकुलर मेथड का यूज़ किया जाएगा जो वाटर बर्थिंग या हाइड्रोथेरेपी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये जो मेडिकेशन एक्सेट्रा है इसकी एज सच ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आखिर ये क्या होता है ये मेथड, तो देखिए इसमें जब भी किसी वुमेन को लेबर पेन होना स्टार्ट हो जाता है तो वो एक स्पेशल बाथ टब में जाती है एंड इसको इन्फ्लेटेड बेबी पूल भी कहा जाता है। इसके अंदर देखिए वार्म वाटर होता है जो कि लगभग 36 से 37 डिग्री पे कंट्रोल रहता है एंड मदर इस पानी में रहती है टिल द चाइल्ड इज बॉर्न। फिर उसके बाद देखिए ये
उन वुमेन के लिए रिकमेंड किया जाता है जो काफ़ी फिट हों एंड जिनके कोई बड़ी बीमारी या हाइपरटेंशन, डायबिटीज ये सब ना हो, एंड जो ट्विंस कैरी नहीं कर रही है। उसके बाद देखिए ये जो मेथड है ये जनरली असिस्ट किया जाता है मिडवाइफ के द्वारा, एंड बहुत सारे डॉक्टर्स मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु के बड़ी बड़ी सिटीज़ के ये आपके रिकमेंड कर रहे हैं कि जो ये वाला मेथड है वाटर बेबी बर्थ मेथड, इसको नेचुरल तरीके से मतलब इसको यूज़ किया जाना चाहिए। अब देखिए हमें ये सुन के बहुत अटपटा सा लगता है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने भी ये पहली बार ही मेथड सुना, मैंने जब आर्टिकल पढ़ा। बट देखिए ये इंडिया में यूज़ नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अनकॉमन मेथड है, ये काफ़ी वर्ल्ड में पॉपुलर है, बट इंडिया में ये पिक नहीं हो पाया है क्योंकि हमारे देश में जो प्रेगनेंसी सिर्फ वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होती, पूरी फैमिली एक टाइप ऑफ इन्वॉल्व हो जाती है, पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो ये मेथड को प्रेफर नहीं किया जाता। फिर उसके बाद देखिए एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज यही है कि इस मेथड में ऑलमोस्ट ज़ीरो ड्रग्स का यूज़ होता है, तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो सकते आपकी बॉडी में। फिर जो वाटर के अंदर जो देखिए बायोन्सी होती है, ठीक है, वो जो आपका लेबर पेन होता है वुमेन का उसको काफ़ी कम कर देती है। फिर उसके बाद देखिए इट बिकम्स लेस ट्रॉमेटिक एंड मोर रिलैक्सिंग फॉर द मदर टू गिव द बर्थ। फिर उसके बाद देखिए जो हमने अभी आर्टिकल डिस्कस किया था, जो आपका पोस्ट पैरेटम ब्लड लॉस होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है, एंड जो डैमेज है जो आपकी वजाइनल जो सेल्स एंड टिश्यूज डैमेज होने के चांसेस है वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो मेथड है वो काफ़ी एडवांटेजियस है। फिर देखिए ये बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि जो बेबी है वो सीधा एक फ्लूइड में बॉर्न होता है, एंड इमिजिएटली जो आप कह सकते हैं कोई इमीडिएट शॉक ऑफ एयर नहीं लगता। अगर नॉर्मल बर्थ होती है तो उसमें सडनली एक ऐसे एनवायरनमेंट से खुले एनवायरनमेंट में आता है तो उसे शॉक लगता है एयर का, तो यहाँ कहा जाता है कि सीधे वाटर में डिलीवर होगा तो वहाँ कोई इमीडिएट शॉक नहीं लगेगा, तो एक आसान सा ट्रांजिशन होगा। तो ये सारे मेथड्स के एडवांटेज हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल है जेली फिश गैलेक्सीज के बारे में। क्या कंटेक्स्ट है तो देखिए अभी एस्ट्रोसैट ने जो ये जेलीफिश गैलेक्सीज है इनके फॉर्मेशन को देखा है, तो इसी कंटेक्स्ट में हम लोग जेलीफिश गैलेक्सीज को डिस्कस करते हैं। तो देखिए जेलीफिश गैलेक्सी को अगर आपको देखना है तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसी होती है देखिए जेलीफिश गैलेक्सी। इसमें क्या होता है कि देखिए एक ये आपको डिस्क शेप की एक रिम दिख रही होगी, ठीक है। सबसे पहली बात ये समझिए गैलेक्सीज क्या होता है, गैलेक्सीज आर ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो ये देख रहे हैं आप, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स खूब सारे हैं। अब उसमें एक देखिए एक डिस्क टाइप की एक गैलेक्सी, एंड इससे देखिए एक इससे आप ये देखिए बहुत सारे एक ये आर्म से ये जो आपके जेलीफिश जैसे लेंटिकल्स आपको स्प्रेड होते हुए निकलते हुए दिख रहे हैं, तो ये पूरी ये कहलाएगी आपकी जेलीफिश। अब ये बनती कैसे है तो ये देखिए ऐसे बनती है जब एक ये सर्कुलर डिस्क टाइप की जो गैलेक्सी होती है ये आपकी हिट करती है आपकी एक लीनियर जो गैलेक्सी क्लस्टर है उसको हिट करती है, ठीक है, उससे टकराती है, तो ये इस टाइप की आपकी ये जेलीफिश गैलेक्सी बनती है। फिर अगर हम लोग और थोड़ा सा इसमें डिस्कस करें तो जैसे ही ये दोनों गैलेक्सीज ऐसे हिट करती हैं तो इन पे क्या होता है, एक के अंदर कोल्ड आपका गैस होता है एंड एक के अंदर हॉट प्लाज्मा होता है, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है एंड इस टाइप का ये शेप ले लेती हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यूजुअली गैलेक्सी में जो यूजुअल गैलेक्सीज होती हैं उनमें जो स्टार का फॉर्मेशन होता है वो इस सर्कुलर जैसी जो डिस्क है उसके अंदर ही होता है, बट जो आपकी जेलीफिश गैलेक्सीज होती है उसमें जो स्टार का फॉर्मेशन है वो इन लेंटिकल्स में भी हो सकता है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा, जेलीफिश गैलेक्सी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं गैस्प के बारे में, गैस स्ट्रिपिंग फिनोमेना इन गैलेक्सीज। तो देखिए ये एक प्रोग्राम है जो कि स्पेसिफिकली 100 गैस स्ट्रिपिंग जेलीफिश वाली जो गैलेक्सीज है इनको ऑब्जर्व करेगा, एंड इसके अंदर देखिए म्यूज का यूज किया जाएगा। ये एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूज इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू ये जेलीफिश गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर देखिए जो पूरा प्रोग्राम है ये आपका लीड किया जा रहा है एक इटली की ये द सो कॉल्ड ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है बेकेना पोगेगेंटी ऑफ
पैडोवा ऑब्जर्वेटरी। ये देखिए, ये तो बहुत टफ नेम है, बट इटली की ये ऑब्जर्वेटरी है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए इसमें इंडिया का क्या रोल है, तो देखिए एस्ट्रोसैट जो इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है, ये भी देखिए डेटा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसी कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ आई थी। नेक्स्ट आर्टिकल है रोबोटिक सर्जरी के बारे में। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो देखिए ऐसी अभी न्यूज़ आई थी कि सफदरजंग हॉस्पिटल जो कि आपका दिल्ली में है, इसमें जो रोबोटिक सर्जरी है अब ये स्टार्ट हो गई है। तो देखिए रोबोटिक सर्जरी क्या होती है, रोबोटिक सर्जरी या रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी, इसको आप ये स्क्रीन पे ही देखिए, आप समझ जाएंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं, ये जो आपको देख रहे हैं ये रोबोटिक आर्म्स है, ये पेशेंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें ये जो एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, एंड इसमें जो बैकडोर में पीछे बैठे हुए हैं वहाँ सर्जन्स बैठे हुए हैं, एंड वो क्या कर रहे हैं, वो कंप्यूटर को इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे इसका एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे सर्जन्स को इसके माध्यम से बहुत अच्छा एक रेजोल्यूशन प्रोवाइड होता है, हाई डेफिनेशन अल्ट्रा HD बॉडी पार्ट्स की इमेजेस आती है, तो अच्छे से उसको फिर चीर काट जो भी करनी होती है वो और कर सकते हैं, जो नेकेड आई से पॉसिबल नहीं है बेसिकली। फिर उसके बाद और क्या इसका एडवांटेज है कि देखिए रोबोट्स के हाथ कांपते नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा सर्जन्स एक्सेट्रा के, हम इंसानों के हाथ कांप सकते हैं, तो एज अ रिजल्ट कोई भी गलत कट लग सकता है, बट जो रोबोट्स है दे आर वेरी स्टिफ, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट उनका जो हैंड मूवमेंट होता है वो बहुत स्टिफ होता है एंड वो बहुत एक्यूरेट होता है। तो इससे क्या हो जाता है, जो ट्रेमर्स है, जो शेकिंग है, वो रिड्यूस हो जाती है। एज अ रिजल्ट जो एरर की प्रोबेबिलिटी वो भी घट जाती है। तो बस यही इसमें ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए एडवांटेजेस इसके क्या है कि इसमें जो आपका टाइमिंग है ऑपरेशन करने का वो कम हो जाता है, तो एज अ रिजल्ट जो भी आपके जो पेशेंट्स हैं उनकी जो लाइन है वो भी कम हो सकती है। फिर उसके बाद जो लेस चांसेस ऑफ फेलियर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप बता सकते हैं। बाकी तो देखिए इसमें सिंपल है, एज सच कुछ है नहीं, बस ऑपरेटिंग टाइम काफ़ी कम हो जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ रोबोटिक सर्जरी, तो इसमें ऑपरेटिंग टाइम कम हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS के बारे में। क्या कंटेक्स्ट है, तो देखिए अभी 500 पैसेंजर ट्रेन्स को ये इसरो एनेबल्ड GPS मिल गया है, ठीक है। इस कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है। तो देखिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, तो देखिए ये एक सिस्टम होता है जिसकी मदद से जिसको यूज़ करके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफ स्पीड और जो ट्रेन का मूवमेंट होता है, यानी ट्रेन की स्पीड और ट्रेन का मूवमेंट, वो ऑटोमेटिकली जो कंट्रोल ऑफिसर्स होते हैं कंट्रोल रूम में पहुंचा जाता है। अब इसमें यूज़ क्या किया जाता है, मतलब ये सिस्टम को डेवलप किसके द्वारा किया गया था, तो ये सिस्टम को आपके सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लस जो आपका गगन, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, ये अभी हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इन दोनों ने मिलकर डेवलप किया है। तो इसका बेसिकली मकसद यही है कि मोर एक्यूरेट टाइमिंग एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन बताई जा सके। अब हम लोग बात कर लेते हैं देखिए गगन के बारे में, जो कि है GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो देखिए गगन बेसिकली क्या करता है, आप सबने अपने फ़ोन में GPS को यूज़ किया होगा। GPS देखिए USA का है, तो गगन क्या करता है, गगन इस GPS की एक्यूरेसी को और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, इसको एड किया जाता है, ठीक है, इसके द्वारा, ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर देखिए इसमें ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये डेवलप किया गया था इसरो एंड एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये कैसे इस चीज़ को ऑग्यूमेंट करने की कोशिश करता है GPS को, तो देखिए ये जो इसरो की GSAT सैटेलाइट्स है उनके माध्यम से जो आपका गगन है वो GPS की एक्यूरेसी को और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद देखिए शुरू में तो गगन का जो मकसद था वो एविएशन में यूज़ किया जाना था, बट अब देखिए इसके जो और डायमेंशन है इसको एक्सपैंड किया जा रहा है, एंड अब ये अदर सेक्टर्स में जैसे मैरीटाइम, हाईवे, रेलवेज, सर्वेइंग, तो और जगह पे भी इसका यूज़ किया जाएगा। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।